Hey everyone, hope you're all doing fine. So welcome to today's lecture. We're gonna study Unit 5 जिसमें हमें पढ़ना है IoT data processing and storage. So इसमें हम पढ़ेंगे time series data analysis and their characteristics, time series, databases, basics analytics, summarization, sketching क्या होती है, anomaly outlier detection क्या होती है, missing value कैसे manage करते हैं, noisy channels को कैसे manage करते हैं. ये are the basic things जो हमें पढ़ना है इस यूनिट में. So let's get started. So first of all, let's start with what is time series and their characteristics. ठीक है. So in IoT, हाँ, almost all data is time series data, क्योंकि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसका एक टाइम अटैच्ड होता है उसमें. दिस मीन्स एवरी पीस ऑफ डेटा इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प. A sequence of data points collected or recorded at a specific time interval is called a time series data. जैसे टेम्परेचर डेटा की बात कर लेते हैं तो 25 डिग्री 10:01 पे था, या 10 बजे 1 सेकंड पे था, 2 सेकंड पे 25.1 डिग्री हो गया. तो हमारे पास हर सेकंड का इन्फॉर्मेशन है सेंसर से. ठीक है. तो क्या आपको नहीं लगता इतने सारे डेटा, मतलब एक मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा. तो IoT डिवाइस जनरेट्स डेटा 24/7 क्रिएटिंग ह्यूज डेटा सेट्स. इम्यूटेबल दैट वंस रिकॉर्डेड time series data is rarely changed. You don't go back and change yesterday's temperature. Obviously एक बार रिकॉर्ड हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते. Ordered कि the order of the data matters. The time always moves forward. जैसे अगर आप अभी 1 घंटे पहले का डेटा चेंज करोगे तो अब का डेटा रिकॉर्ड अभी भी हो जाएगा. मतलब ये सब कंटिन्यूस ऑर्डर पे चलेगा. वो ऐसा नहीं कि अभी का चेंज कर दो फिर कल का चेंज हो जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर मैटर करता है इस IoT डिटेक्शन सिस्टम, IoT टाइम बेस्ड टाइम सीरीज डेटा में कलेक्शन में. और ट्रेंड्स एंड सीजनैलिटी डेटा ऑफन शोज पैटर्न्स. जैसे AC का यूजेज हायर होता, मतलब ज़्यादा होता है आफ्टरनून और समर्स में, तो ये एक ट्रेंड, एक सीजनैलिटी को डिनोट करता है. तो ये सारी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइम सीरीज डेटा के. टाइम सीरीज डेटा से हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सीजनैलिटी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं. अब टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रैंडम, एक तो होता है रैंडम कि भाई रैंडम ही कुछ आ रहा है. ठीक है. इस पर अपन कुछ कर नहीं सकते. रैंडम डेटा पे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. एक ट्रेंड होता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ये देख सकते हैं AC का यूजेज बढ़ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं हाँ AC का यूजेज टाइम में बढ़ रहा है. इससे हम बोल सकते हैं हाँ आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है, या नेक्स्ट ईयर सेम मंथ में इसका यूजेज और बढ़ेगा. तो ये ट्रेंड एनालिसिस हुआ. थर्ड इज सीजनल कि हमने देखा कि एक कुछ स्पेसिफिक पैटर्न की तरह वो शो कर रहा है. सीजनल जैसे ग्रोथ इस टाइप में हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो सीजनल की तरह हुआ. ठीक है. और एक साइकिल, जैसे अभी इतना हुआ कल फिर से रिपीट करेगा, ये सारी चीज़ें परसों फिर से रिपीट करेगा, तो एक साइकिल भी हम डिनोट कर सकते हैं. तो ये 4 तरह के बोल सकते हो टाइम सीरीज कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्पोनेंट्स पढ़ लिया. जैसे कि इमेज देखो, ये टाइम और ये उसकी वैल्यू और ये सीजनैलिटी में देख सकते हो सब कुछ सिमिलर लग रही है. यहाँ पर कुछ नॉइजेस भी होते हैं. और ये जो फाइंड हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेल्स बढ़ रही है या वैल्यू बढ़ रहा है, ये ट्रेंड शो करता है. इससे अच्छा डायग्राम एक अच्छा सा, जिसे आप समझ सकते हो तीनों का मेन मीनिंग, सीजनैलिटी, ट्रेंड एंड नॉइज. ठीक है. Next topic is what is time series database. Harsh, what is time series? Why it is called as a time series database? Why हम लोग जो रेगुलर डेटाबेस यूज़ करते हैं, SQL वगैरह यूज़ करते हैं, वो ना यूज़ करके हम टाइम सीरीज डेटाबेस ही बोलने गए? तो इसका भी रीज़न है. रीज़न इस क्या है कि स्टैंडर्ड SQL डेटाबेस जैसे MySQL होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं. और क्योंकि IoT डिवाइस जो डिज़ाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, नॉट मिलियंस बट सिंपली राइट्स पर सेकेंड. लाइक यू कैन से कि IoT डिवाइस को डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को, और वो उनको फास्ट चाहिए डेटा सेट, मतलब उसके ऑपरेशंस को. तो जो टाइम सीरीज डेटाबेसेस होते हैं आर स्पेशलाइज्ड फॉर हैंडलिंग टाइम स्टैम्प डेटा. ये टाइम स्टैम्प डेटा को के ही ऊपर स्पेशलाइज्ड होते हैं इसको हैंडल करने के लिए. ठीक है. तो उसके लिए वाई टाइम सीरीज डेटाबेस, तो वही फर्स्ट हाई राइट स्पीड होते हैं इनका, कैन हैंडल मिलियंस ऑफ इंसर्ट्स पर सेकेंड. फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि यहाँ पर आपका डेटाबेस है, आपके मशीन्स लगी हुई है यहाँ पर. अब ये सब मशीन्स, फॉर एग्जांपल ये डेटाबेस SQL है. ठीक है. अब मशीन्स इसमें ये मिलियंस में, मान लो 10 CR
इतने मशीन से सब एक साथ इसमें रीड इंफॉर्मेशन राइट कर रही है, तो ये मतलब ये समझो कि फट जाएगा एसक्यूएल का कोड, ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा इतने रिक्वेस्ट को। पर वही है, इसके पास अगर हमारे पास टीएसडीबी है अगर इसमें, तो ये इसको ईजिली हैंडल कर लेगा। मिलियंस ऑफ हैंडल करने के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि ये टाइम सीरीज डेटा को ही हैंडल करने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है। दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, हाई राइट स्पीड, कंप्रेशन, दे कैन स्क्वीज डेटा टू सेव डिस्क स्पेस, जैसे स्टोरिंग डेल्टा और चेंज रादर देन फुल नंबर, तो वो खुद ब खुद डेटा को स्क्वीज करके स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता है, स्पेस बचा सकता है। टाइम बेस्ड क्वेरीज, जैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछा गिव मी द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन 2 PM to 4 PM, तो आपको तुरंत वो रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके दे देगा। टाइम बेस्ड आप क्वेरीज कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स होते हैं इन्फ्लक्स डीबी, प्रोमीथियस, बहुत पॉपुलर, हमने क्लाउड के लेक्चर में पढ़ा था, टाइम स्केल डीबी, ये सारी चीज़ें। जैसे इन्फ्लक्स डीबी के बारे में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, प्रोमीथियस के बारे में देखना चाहो देख सकते हो। देखो ये टाइम सीरीज डेटा, ये खुद ही क्लेम करते हैं कि ये टाइम सीरीज डेटा को हैंडल करने के लिए है। हाई रेजोल्यूशन टाइम सीरीज डेटा हैंडल कर सकते हैं इन्फ्लक्स डीबी। देखो कुछ इस टाइप का आर्किटेक्चर होता है इसका। रियल वर्ल्ड एआई स्टैट्स, ऑल स्टैट्स वगैरह सब चीज़ों देख सकते हैं। प्रोमीथियस भी जानते होगे, ओपन सोर्स है ये, मॉनिटरिंग टूल किट। ठीक है, तो ये सारे एक टाइम सीरीज डेटाबेस होते हैं। अब डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर भी देख लो, यहाँ तक हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम सीरीज, बेसिक टाइम सीरीज एनालिसिस, डेटा समराइजेशन पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स भी देख सकते हो, जैसे इंटरनल लेगेसी सिस्टम, स्पेशल पर्पस डेटा, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज, ये सब वेयर हाउस में जाते हैं। वेयर हाउस के बाद ये क्वेरी सिस्टम से क्वेरी कर सकते हो और अलग अलग क्लाइंट इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा। ये एक बेसिकली डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर है, उसका एग्जाम्पल है कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस टाइप के। फिर ये भी देख लो आप कि एक टाइम सीरीज डेटाबेस है, डेटा कंप्रेशन, टाइम इंडेक्सिंग इस टाइप इसमें होती है। टाइम इंडेक्सिंग मतलब होती है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे टाइम के बेस में इंडेक्स करना, ताकि टाइम ही लिखो आप तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए एक बार में, टाइम के थ्रू इंडेक्स करना। तो ये टाइम बेस्ड का यही प्रिंसिपल होता है, यही आर्किटेक्चर होता है कि टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग करती है ताकि फास्ट रिजल्ट आपको दे सके। जैसे IoT सेंसर्स ने आपको रिजल्ट दिया, हाईली स्पीडली आप उसको राइट कर डेटाबेस में, अब आप डैशबोर्ड में से तुरंत दिखा सकते हो। ये सब फ़ायदे होते हैं इसके, प्रोमीथियस वगैरह के। द थर्ड टॉपिक इज बेसिक टाइम सीरीज एनालिसिस। सो हम क्या सिर्फ स्टोर करते हैं क्या? वी डोंट जस्ट स्टोर डेटा, वी एनालाइज इट। दिस इज द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा। द फर्स्ट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा पॉइंट्स इनटू वन, कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, उन सबको हम लोग एक साथ एक क्वेरी में दिखा सके या एक डिस्प्ले करा सके एक बार में। सो इंस्टीड ऑफ लाइक स्टोरिंग 60 रीडिंग्स एवरी सेकेंड, वी स्टोर वन एवरेज फॉर ईच, लाइक फॉर अ मिनट। एक मिनट में हम एक ही वैल्यू स्टोर करें, वो पूरे 60 हर सेकेंड का एवरेज हो, एवरेज वैल्यू स्टोर करें। तो एग्रीगेशन से तरीके से हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। डाउन सैम्पलिंग कर सकते हैं। रिड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ द डेटा ओवर टाइम टू सेव स्पेस। जैसे कीप रॉ डेटा फॉर 7 days, देन कीप ओनली आवरली एवरेज फॉर 1 year। मतलब 7 डेटा अपने रॉ डेटा रखा है 7 दिन का, उससे पहले के आपने 1 साल का एक आवरली एवरेज बना के रख दिया, तो आपने डाउन सैम्पलिंग कर दी है। ठीक है, देन विंडोइंग होती है। विंडोइंग तरीका, एनालाइज डेटा इनटू चंक्स, जैसे ट्रम्पलिंग विंडो और स्लाइडिंग विंडो टाइप में 2 तरह की विंडोइंग होती है। ट्रम्पलिंग विंडो में मतलब आप एक फिक्स्ड ब्लॉक कर दो कि मुझे 10 से और 10:05 के बीच में एक वैल्यू चाहिए, 10:05 और 10:10 के बीच में एक वैल्यू चाहिए, यानी कि इसके बीच में कभी भी वो रैंडमली एक बार वैल्यू करेक्ट कर लेगा। तो ये एक विंडो में वो डेटा उठा सकता है, चंकिंग कर सकता है। और स्लाइडिंग विंडो हो सकती है, जैसे लास्ट 5 मिनट में अभी से लास्ट 5 मिनट में कैलकुलेट कर लो, जब मैं उसमें क्लिक करूँ तो लास्ट 5 मिनट में कैलकुलेट कर ले, तो वो मूविंग ब्लॉक रहेगा। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ें होती है। ये 3 तरीके से हम डेटा को एनालाइज करने में हेल्प ले सकते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम बेसिकली डीसैम्पलिंग के थ्रू या विंडोइंग के थ्रू, एग्रीगेशन के थ्रू हम एक स्मॉल मोर रिलेवेंट चंक्स में डेटा को यूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ टॉपिक इज डेटा समराइजेशन एंड स्केचिंग। समराइजेशन स्केचिंग, सो व्हेन डेटा इज टू बिग, ठीक है, टू प्रोसेस इन रियल टाइम, वी यूज स्केचिंग
A sketch is a probabilistic summary of the data that is much smaller than the original data but gives us approximate answers. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसको स्केचिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसका एक समरी, मतलब ये डेटा हमारे पास है उसकी एक समरी अपने पास रखते हैं और हम क्वेरी करते हैं इस समरी से, और हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक अप्रॉक्सीमेटली सही रिजल्ट्स हैं. ठीक है, अब समराइजेशन कैसे करते हैं? समराइजेशन करने के लिए हम लोग सिंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा के. अगर हम एडवांस स्केचिंग की बात करें तो हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लूम फिल्टर्स, हाइपर लॉग, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं. इसके यूज़ केस क्या होते हैं? काउंटिंग यूनिक विजिटर्स ऑफ अ वेबसाइट, ये कैलकुलेट करना हो. इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देयर IP एड्रेस जो कि बहुत बड़े होते हैं, अ स्केच स्टोर्स अ मैथमेटिकल फुटप्रिंट दैट इज़ अ टाइनी मेमोरी दैट टेल्स यू द काउंट ऑफ द विथ 99% एक्यूरेसी. मतलब अगर मैं उसका हर एक यूज़र का IP एड्रेस स्टोर करने से अच्छा मैं एक स्पेशल कुछ कैरेक्टर स्टोर कर लूँ, हर या एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर लूँ, एक जो कि बहुत कम स्टोरेज भी मेरा लेगा और 99% एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करेगा. ऑलमोस्ट 100% है, पर IP एड्रेस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वी आर जस्ट टेकिंग इज 99%. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास एक रॉ डेटा स्ट्रीम है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हमारे पास है, इसको हम स्केच करके एक समरी बना दिया हमने, और ये हमारे पास इसके कंपेरिजन में सिर्फ 1% मेमोरी लेगा. ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी 99% रहेगी. तो ये एक समरी बना सकता है. स्केचिंग इज लाइक अ समरी जो कि हमें एक प्रोबेबिलिस्टिक या अप्रॉक्सीमेट एक्यूरेट रिजल्ट्स दे. ठीक है, द फोर्थ टॉपिक इज डीलिंग विथ नॉइजी एंड मिसिंग डेटा. क्योंकि हम IoT डिवाइस पे बात कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे पास नॉइजेज या मिसिंग डेटा भी होता है, तो उसे हम कैसे उसके साथ डील करें. तो वेरी क्लियरली इट्स मेंशन कि IoT सेंसर्स जो होते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, दे आर इम्परफेक्ट, ऑब्वियसली दे आर इम्परफेक्ट. तो दे ब्रेक, दे लूज कनेक्शन, दे गिव्स गार्बेज वैल्यूज ऑल्सो. तो उस केस में क्या करें? जैसे नॉइजी डेटा अगर हमें देता है, जिसको हम जिटर बोलते हैं, टेक्निकली जिटर अगर हमें देता है, तो द सेंसर रीडिंग जम्प्स अप एंड डाउन्स रैपिडली ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस. होता ही है कि अगर इलेक्ट्रिकल, मान लो इलेक्ट्रिसिटी में आपके एक सेंसर कनेक्टेड है, टेम्परेचर सेंसर है मान लो ये, और इलेक्ट्रिसिटी इसको कंटिन्यूसली मिल रही है, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज बढ़ गया या घट गया, उसके वजह से सेंसर्स में जो रीडिंग है उसमें भी जंप्स आते हैं. उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग स्मूथिंग यूज़ करते हैं, स्मूथिंग प्रोसेस, जिसको हम मूविंग एवरेज भी बोलते हैं. इट टेक्स एवरेज ऑफ लास्ट 3 वैल्यूज टू स्मूथ आउट द बम्प्स. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, और वैल्यू कुछ इस टाइप में चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम से मान लो बम्प आ गया ऐसा. ठीक है, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, और फिर रेगुलर वो चलने लगा नॉर्मल, और ये तीसरी वैल्यू. तो अगर हम मूविंग एवरेज लेंगे ना, तो हम लास्ट 3 वैल्यूज़ का एवरेज लेके चलते हैं. तो लास्ट 3 वैल्यूज़ में देखो, इसमें ये है, तो मैं इसका एक मूविंग एवरेज बनाता हूँ. ये मूविंग एवरेज स्केल है हमारा, और ये नॉर्मल स्केल है. तो मूविंग एवरेज में इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज मान लो यही आया. ठीक है, इसका नॉइज़ का एवरेज क्या आएगा? ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा, ऐसा थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा. लास्ट 3 का देखूंगा तो फिर इसका नॉर्मल आ जाएगा. तो इससे क्या होगा, एकदम से जो बहुत बड़ा नॉइज़ है ना वो अवॉइड हो गया, और इससे अपन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वैल्यू आया तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं हाँ ये तो थोड़ा नॉर्मल सा ही तो है. इस टाइप का थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एकदम से बहुत बड़ा जो जो एटीट्यूड लाइक जो एप्टीट्यूड का जो आया है इसमें, एकदम से ट्रफ जो आया, क्रस्ट जो आया है वो अवॉइड होके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. तो स्मूथिंग हम यूज़ कर सकते हैं नॉइजी या जिटर डेटा के लिए. सेकंड प्रॉब्लम होती है मिसिंग डेटा या गैप्स को. कि IoT सेंसर में क्या, मान लो 10 मिनट के लिए वाईफाई ही बंद था, तो 10 मिनट के लिए हमारे पास डेटा तो बना ही रहा. 10 मिनट के लिए डेटा इस टाइप का, देखो यहाँ तक डेटा था, यहाँ पर डेटा नहीं था, यहाँ से वापस लाइट आ गई, बीच में 10 मिनट के लिए लाइट ही ऑफ, वाईफाई बंद था. तो क्या होगा उस केस में? क्या होगा उस केस में? पहला सोल्यूशन तो ये है कि इसमें जो हुआ है उसको आप ड्रॉप कर दो, इसको आप हटा ही दो, इस डेटा को कुछ मत करो, छोड़ दो या हटा दो उस डेटा सेट को जो ड्रॉप हुआ है. वही था इसमें, ड्रॉप या डिलीट द टाइम पीरियड इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा. अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा है तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतने छोटे से डेटा में. तो पहला सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? हटा दो उसको, अगर बहुत सारा डेटा है तो. अगर कम डेटा है तो व्हाट यू कैन डू, लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हो. इंटरपोलेशन मतलब ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द लास्ट नोन पॉइंट्स एंड द नेक्स्ट नोन पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो.
कि हमने मान लिया कि इसमें कांस्टेंट था, या ऐसे ड्रॉ कर लो इस टाइप का, एक कांस्टेंट, कोई वेरिएशन ना ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हो, या LOCF कर सकते हो, लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरीड फॉरवर्ड, जस्ट रिपीट द लास्ट नोन वैल्यू अंटिल द कनेक्शन रिटर्न्स, यानी कि ये जो लास्ट नोन वैल्यू है उसी को रिपीट कर दो, कुछ इस टाइप में ही इसको रिपीट कर दो, जनरली इस टाइप में। तो ये तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें 2 लिखे हुए मतलब मल्टीपल हो सकते हैं इसमें, ये तो अपने हिसाब से हम खुद ही कर सकते हैं, पर ये 2 एक पॉपुलर तरीके थे जो हम बता दिया आपको, लास्ट ऑब्जर्वेबल, कैरी फॉरवर्ड और इंटरपोलेशन। Last topic is anomaly and outline detection. So what is anomaly? Not anomaly. It's what is like anomaly. Anomaly or outliner क्या होता है? It's a data point that deviates significantly from the normal pattern or detects this is crucial for safety and security. मतलब कुछ इस टाइप में देखो आप, ये डेटा हमारे पास नॉर्मल जा रहा था, ये थ्रेशोल्ड लिमिट थी, एकदम से वो एलिमिनी आ गई बीच में, एनोमली आ गई। एनोमली मीन्स एक सडन कुछ डेविएशन हो जाए डेटा में, कुछ आउटलाइनर आ जाए, उसको हम बोलते हैं एनोमली। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनोमलीज। फर्स्ट इज पॉइंट एनोमली। ठीक है, पॉइंट एनोमली क्या होता है? अ सिंगल वैल्यू इज अ वे ऑफ लाइक रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सडनली वो 150 डिग्री सेल्सियस हो गया। यूजुअली सेंसर एरर और फायर, ये तभी हो सकता है जब या तो आपके पास कोई सेंसर एरर हो या आग लग गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट एनोमली, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ही वो बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जिसमें कोई डिफरेंस ही ना समझ में आए, ऐसा हो जाए कुछ। दूसरा होता है कंटेक्चुअल एनोमली। It means the value is normal number wise but weird for the time. ठीक है, like the traffic is usually high at 9 AM. If the traffic is high at 3 AM, it's not anomaly, it's an anomaly. ठीक है, obviously। तो नंबर वाइज सब कुछ सही है, बट टाइम वाइज थोड़ा सा अलग हो गया, कंटेक्स्ट वाइज अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड कंटेक्चुअल एनोमली। जैसे 3 बजे रात को 3 बजे इतनी भीड़ क्यों है, इतना ट्रैफिक क्यों है, ये कुछ एनोमली है। तो इस केस में हम एक फ्लैग्स डाल सकते हैं कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप फायर अलार्म बजा दो, या कंट्रोल सेंटर में बता दो, मैसेज भेज दो, या ट्रैफिक अगर 3 बजे से इतना ज़्यादा है तो कंट्रोल सेंटर में देख लो कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको आ जाए कि इस जगह पे चेक करो इतना क्यों आ रहा है ट्रैफिक। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं? थ्रेशोल्ड मेथड होता है पहला, कि आप सिंपली बता दो ना कि यार मेरे को ये मेरा थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर चीज़ आ जाएगी तो मेरे लिए वो एनोमली कनेक्ट हम उसे बोलेंगे। ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड। आप पहले ही अपना थ्रेशोल्ड बता दो कि सिंपली इफ अ वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्स देन अलर्ट, सिंपल। स्टैटिस्टिकल या जेड स्कोर, कि इफ द वैल्यू इज थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन वे फ्रॉम द मीन, कुछ इस टाइप में आप स्टैटिस्टिकली कुछ स्कोर बना दो कि यार मेरे पास मान लो 10 वैल्यूज़ है, और 10 वैल्यूज़ में भी अगर मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है, तो मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि यार मेरे को 1 वैल्यू हाई हुई, 2 वैल्यू हाई हुई, 3 वैल्यू हाई हुई, मेरे को चलेगा, पर अगर 4 और 5 वैल्यू भी हाई हो गई तो मेरे को नहीं चलेगा। इस टाइप में मैंने अपने स्टैटिस्टिकली जेड स्कोर कर दिया कि द वैल्यू ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, मेरी मीन की वैल्यू जितनी थी थर्ड डेविएशन उतना था, उसके हिसाब से मैंने अपने हिसाब से स्कोर कर दिया। स्टैटिस्टिकली मैंने मॉडल कर दिया चीज़ों को, उसके हिसाब से मेरे को अगर बहुत ही अलर्ट बहुत ही कम चाहिए या मेरे को बहुत एक्यूरेट अलर्ट चाहिए, देन वी कैन यूज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल और अ जेड स्कोर, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल। तो इस टाइप की चीज़ें चाहिए तो हम जेड स्कोर या स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं एज अ डिटेक्शन मेथड। ठीक है, और ये उसका डायग्राम है। तो विद दिस हमने एलिमिनरी टाइप्स पढ़ लिया और डिटेक्शन मेथड भी देख लिया और क्या होता है वो भी देख लिया। इसके हिसाब से हमने यूनिट 5 भी कवर कर लिया अच्छे से। तो विथ दिस आवर इंट्रोडक्शन टू IoT यूनिट इज़ कम्प्लीटेड। होप यू ऑल लाइक द वीडियो सीरीज जो हमने किया है, एंड होप यू ऑल लर्नड अ लॉट, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। If you like the series, if you like the video, just do like the video also and subscribe it also. You can also share to your friends so that they can also get benefit from it. Okay, thank you for watching. Thank you for your time. Have a nice day.